अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन। वज़ीर आज़म दूसरे महीने में चीन दारुलहुकूमत बीजिंग पहुंच गए हैं। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वीडियोंग और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। बीजिंग में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म चीनी सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन नेशनल पीपल मुलाकातें करेंगे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के हवाले से कई मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे में काम करने वाली कंपनियों के अफसरान से भी मुलाकातें करेंगे। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। पाकिस्तानी ताजिर चीनी मॉडल अपनाएं, अपने मसवाद को चीन की तरह पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। शहज़े में वन स्टॉप सर्विस सेंटर, म्यूजियम और हुआवे हेडक्वार्टर्स भी गए। चीनी हुकाम से ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ की चीनी टेक कंपनी के चेयरमैन से मुलाकात। कंपनी का मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक बाइक्स और जदीद ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तानी ताजिरों को चीनी मॉडल अपनाने का मशवरा दिया। कहा पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत बेहतर तरीके से दुनिया में पेश करें। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। Let's start this journey today and follow this Chinese model, and I have to also accept and appreciate dynamism of Chinese leadership, President Xi Jinping, how he has evolved a wonderful system to bring peace in this world. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि SIFC सरमायाकारी के लिए इक़दाम कर रही है। Let me assure you, we are all there to help you, to assist you. We are here to do the matchmaking. So I would urge you that please look into the possibilities, the potentials Pakistan has, and keep in mind that the labor cost is very competitive right now in Pakistan. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। Inflation, which was a real issue in Pakistan, it had peaked at about 38%, has come down to a little over 11% in May. पाक चाइना फोरम में पाकिस्तानी और चीनी ताजिरों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरकान सिंध असम्बली की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। कहा कि काबीना के अरकान में सुस्ती नजर आ रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत बंद होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। अवाम को नफरत की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं, उनको अपने मसाइल के हल में दिलचस्पी है। बानी PTI पर ध्यान देना नहीं चाहते, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, उनके अपने मुकदमात हैं तो वो ख़ुद मुकाबला करें। ये सब कुछ मकाफात अमल है। इलेक्शन को कई माह गुजर गए, कुछ वज़रा की अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कुछ की नहीं। वज़ीर आला चेक करें कि वज़रा दफातर जाते हैं या नहीं। से अपना पार्टी से अपने कैबिनेट मेंबर्स से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ और ये मुझे सुस्ती नजर आ रहा है और मैं चाह रहा है कि मैं सुस्ती आपका ख़त्म करूँ। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। मगर हमें अपने महदूद वसाइल में से कैसे अपना डिलीवरी को बेहतर कर सकें। इसलिए इलेक्शंस तो अब काफ़ी महीने पहले गुजर चुके हैं। अब आप में से कुछ लोगों का बहुत अच्छा मुझे रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं और आप में से कुछ के रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा तमाम MPAs, हमारे मिनिस्टर्स उसी मेहनत के साथ काम करें और नजर आए, और जो मेरा MPAs का अवामी राब्ता है वो जारी रहना चाहिए। हम अपने मंसूबे, अपने बजट, अपने हुकूमत के पॉलिसीज खुली कचहरिया में अवाम का इनपुट लेके वो फैसले लेंगे। नैब तरमीम के CV पर नशर न करने पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना है कि केस की 2 समातें बराह रास्त नशर हुई। बानी PTI को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होता। बानी PTI अवामी रहनुमा है, हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत है। बानी PTI की पेशी के रोज नैब तरामीम केस की समात बराह रास्त ना दिखाने के फैसले के खिलाफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और फिर रमा बरस 14 मई की समातें बराह रास्त नशर की गयी। बानी PTI को लाइव दिखाना भी किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं
थे। बानी PTI भी आम कैदी नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा, नैब साबिक वज़ीर आज़म को अवामी नुमाइंदा होने पर तजलील का निशाना बनाता रहा और उन्हें हिरासा किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि बानी PTI के कई मिलियन पैरोकार हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज उसका सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर होती रहीं तो कोई मसला नहीं, मगर कोर्ट की कार्रवाई नशर होने से पैमरा को मसला है। अदालत ने पैमरा के नोटिफिकेशन पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने वकील से कुरान पाक से मुतालिक आयत भी पढ़वाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को अपने जवाब पर नज़र-ए-सानी करने के लिए मोहलत दे दी। कहा कि अगली बार तौहीन अदालत कानून पढ़कर आएँ। मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। फारूक नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल की 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफ़ी का बयान पढ़कर सुनाया। इस्तदा की कि मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं। TV चैनल्स ने 34 मिनट तक ये तकरीर नशर की। क्या अब इन TV चैनल्स को भी नोटिस करें? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। चीफ जस्टिस ने कहा, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? हम अभी कुछ नहीं कर रहे, पहले इनका कंडक्ट देखेंगे। अदालत ने पैमरा के नोटिफिकेशन पर जवाब तलब कर लिया। बादशाह अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने तमाम TV चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को भी अपने जवाब पर नजरसानी करने और दोबारा जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, आइंदा समाअत पर तौहीन अदालत का कानून और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फैसले पढ़ कर आएँ। केस की मज़ीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई काम गलत भी तो होना चाहिए। अदालत का जो फैसला भी हुआ उस पर अमल करूंगा। अभी मुस्तफ़ा कमाल का केस सुना गया, जब मेरा केस सुना जाएगा तो पता चलेगा। सेनेटर फैसल वावडा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू का, माफ़ी तो ठहरे पर बैठे इंसान से भी मांगी जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की पहले भी इज्जत की है। अदलिया वकार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ ये बताया गया कि नेक्स्ट डेट में आपने आना है, वो डेट आपको बता देंगे और उनको भी बुलाया साथ। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेट में है क्या। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। जो चीफ जस्टिस साहब है, उनकी ऑनेस्टी का मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज़्ज़त करता हूँ और 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। मैं अदलिया का वकार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की में चलेगा। अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। चीफ जस्टिस से अच्छे माहौल में बात हुई। सूद से मुतालिक बात असम्बली में भी की गई। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तवज्जो दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एपेलेट बेंच फिक्स होना है। भुट्टो साहब ने आइन में लिखवाया था कि हम सूद को जल्द ख़त्म कर देंगे। सूद खाने वाले अल्लाह और रसूल से जंग लड़ रहे हैं। हमने अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हमने दूसरा पॉइंट उसमें सिर्फ ये लिखा कि रिबा के हवाले से जो 2 सालों से सुप्रीम एपेलेंट बेंच में जो बेंच बनना है, उस बेंच के लिए इस्तदा की। अगर उसमें हमें ख़ुद भी जो है वो एप्लीकेशन लगानी है तो वो हम भी लगाएंगे। ये वो बात है कि जो मैंने पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर अप्रैल में की, मई में फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर 16 मिनट की बात की, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी जिसके ऊपर ये कॉन्टेम्प्ट हुआ, उसमें भी यही बात है। आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। जज साहब ने, सुप्रीम तीनों ऑनरेबल जजेस ने और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने जो कुरान का हवाला दिया है, कुरान की बात की है, आइन के प्रीएम्बल की बात की है कि वेयर इज़ द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। ये बात है, ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में मुख्य से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई को कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ जाओ, कहता है कि मुल्क नहीं छोड़ूंगा। आपको खौफ है कि बानी पीटीआई आज़ाद तो होगा तो क्या होगा। उन्होंने 7 नुकाती एजेंडा पेश किया, कहा कि सबसे पहले स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, देखें कि मुल्क कौम के हालात क्या हैं, गुस्सा और नफरत ख़त्म करें, कानून की बालादस्ती बहाल करें और सियासी जमात का मैंडेट वापस करें। महाजराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। तरक्याती मंसूबों पर कट लगाना कम ज़रफ़ी है। अगर ये कटौती बहाल ना की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनसे हुकूमत नहीं चल रही, बजट पेश नहीं कर पा रहे। इनसे पूछा जाए गैस महंगी कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है। सूबा चलाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, हमारे हक पर महाजराई तो ये लोग कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। शासन को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को इसकी हैलियत है कि मैं इसका नाम लूँ। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। इस तरह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के पिया उसमें। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो दही भी बना हुआ है, गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना है, तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हसन जफर बख्तावरी कहते हैं कि 500 अरब रुपए गंदम की दरामद पर ज़ाया किए गए हैं। डॉलर का रेट 295 पर रखकर बजट बताता तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। बोर्डियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि टैक्स हदफ बढ़ाएं, लेकिन 1500 अरब रुपए SOEs पर ज़ाया ना किए जाएं। ने तो काफ़ी सारी तजावीज़ात जो हैं अपनी गवर्नमेंट को भिजवा दी हैं और उसमें हम ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट 3600 अरब का एडिशनल टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू टारगेट सेट कर रही है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर हमने IMF पैकेज में जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा वो करें। लेकिन मसला ये है कि ये डॉलर रेट 295 के ऊपर बनाया जा रहा है बजट जो हमने सुना है, और अगर डॉलर की प्राइस 295 तक जाती है तो पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हुकूमत अद्वियात के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाने जा रही है तो हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं कि एटलीस्ट जो अद्वियात का शोबा है, जो लोगों को मरीज़ों को सस्ती अद्वियात मिलनी चाहिए, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लग रहा है। तो देखें, हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप टैक्स कलेक्शन का हदफ ज़रूर बढ़ाएं और उसमें यह है कि जो SOEs के ऊपर हम 1500 अरब रुपए ज़ाया कर देते हैं, उसके अलावा जो हम गंदम की प्रोक्योरमेंट पे 400 से 500 अरब ज़ाया कर देते थे, तो आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आएँ जिसमें जिस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स है उसके ऊपर एक QR कोड हो। जब वो कंपनी से मैन्युफैक्चर हुई है चीज़, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, उसके बाद किस रिटेलर ने सेल आउट की, और ये कंप्लीट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अगर इन प्लेस हो जाए तो इससे भी 1500 अरब के हम समझते हैं कि एडिशनल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो 3600 अरब का एडिशनल टैक्स टारगेट है ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर नहीं डलना चाहिए। गवर्नमेंट को नए टैक्स पेयर्स तलाश करने चाहिए और नए एवेन्यूज़ और सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ ढूंढने चाहिए। माहिर मईशत नईम कुरैशी ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के असरात अगले साल से देखना शुरू होंगे। अगर मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फौरी तौर पर इस दौरे के बजट पर तो कोई असरात रूनमा होने वाले नहीं है। सही, ये बात दुरुस्त है कि ये दौरा अहम दौरा है और चूँकि वज़ीर आज़म बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, बजाय हम कर्ज़ मांगने के हम चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड हो। आपने सही कहा कि इसके असरात 1 साल के बाद तो हमें नज़र आ सकते हैं अगर कुछ अच्छे मुआहदे हो गए। अगर वहाँ के बिजनेसमैन इस बात से इत्तफाक कर गए या उन्हें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कारोबारी हालात अच्छे हैं, तो शायद इन्वेस्टमेंट हो जाए। लेकिन फौरी तौर पे इस बजट पे कोई असरात हमें नज़र नहीं आ रहे। पेशावर के दुकानदारों ने वफाकी हुकूमत से अवाम दोस्त बजट का मुतालबा किया है। दुकानदार कहते हैं कि वफाकी बजट में दुकानदारों के लिए रिलीफ देना होगा। टैक्सेस में इजाफे से न सिर्फ घर का बजट मुतासर होगा बल्कि कारोबार पर भी असर पड़ेगा। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद हेयर ड्रेसर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, वफाकी बजट पेश होने जा रहा है जहाँ पर जो कम से कम उजरत पर काम करने वाला मजदूर है उसकी भी वफाकी बजट से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक हेयर ड्रेसर शॉप पर जहाँ पर हम उनसे भी जानेंगे कि जो घर का माहाना ख़र्चा है वो कितना है और जो बजट से उनकी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। देखें, वफाकी बजट में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत से यही अपील है हमारी कि जो गरीब बंदा है उसको कम से कम
टैक्स दें, कम से कम टैक्स अदा करना पड़े, और जो फालतू टैक्स लगे हुए हैं इनके ऊपर गौर करेंगे, इनको टैक्स को ख़त्म किया जाए। मज़ीद टैक्सेस होंगे तो उनका जहाँ पर घर का खर्चा मुतासिर होगा, वहीं पर जो कारोबार है वो भी मुतासिर होगा, तो उनका हुकूमत। आसिफ शहजाद अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA कोर्ट चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई और हरास करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख मुजीबुर रहमान ने वीडियो बयान केस में जस्टिस मोहसिन कियानी ने FIA तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए 25 जून तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को FIA के सामने पेश होने का कहा और साथ ये हुक्म दिया कि FIA दोनों को ना हरासा करे और ना ही तादीबी कार्रवाई करे। कराची में ड्रग सप्लायर गैंग के सरगना लाहौर की पिंकी निकली है। स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों में मंशियात सप्लाई का इंकशाफ हुआ। मुल्जिमा पिंकी का असल नाम अनमोल बताया जाता है। कसूर की रिहायशी है। पिंकी ग्रुप को मंशियात सप्लाई के लिए इस्तेमाल करती थी। बाइक राइडर्स के जरिए मंशियात के पार्सल भेजे जाते थे। खवातीन को मंशियात से हासिल रकम ऑनलाइन मौसूल होती थी। मुल्जिमा को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मजीद आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कराची में ड्रग सप्लायर गैंग की सरगना लाहौर की पिंकी निकली है। स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों में मंशियात सप्लाई का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमा पिंकी का असल नाम अनमोल है। कसूर की रिहायशी है। मजीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान से। जी काशान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए IG सिंध की जानिब से टास्क फोर्स एक बनाई गई थी जो कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कराची के अंदर बड़े बड़े छापे मार रही है। उसी टास्क फोर्स की जानिब से एक कार्रवाई जो सामने आई है, जिसमें कराची में सबसे बड़ी ड्रग्स सरगना जो है वो लाहौर की पिंकी निकली है, जबकि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटलों में मंशियात सप्लाई का एक बड़ा इंकशाफ भी सामने आया है। पिंकी का असल नाम जो है अनमोल, जबकि कसूर की रिहायशी है। पिंकी ग्रुप खवातीन को मंशियात और कराची के अंदर जो मंशियात की सप्लाई है उसमें इस्तेमाल करती थी, जबकि मुसाफिर बस के जरिए मंशियात खवातीन परस में रखकर लाती थी। राइडर्स भी हैं कुछ ड्रग सप्लाई में मुलविस पाए गए। पुलिस की जानिब से इस अहम केस की जो है तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि तफ्तीश के दौरान जो है पिंकी का भाई, 2 खवातीन और निसार खटक ग्रुप को जो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है पिंकी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पिंकी हाल गिरफ्तार नहीं हुई है, जबकि लाहौर के अंदर भी पुलिस की टीम काम कर रही है, कराची के अंदर भी पुलिस की टीम काम कर रही है। पिंकी की गिरफ्तारी ताहाल जो है वो गिरफ्त में नहीं आएंगे। पुलिस हुकाम की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार जो मंशियात फरोश किए गए उनके कब्जे से आइस और मंशियात की बड़ी खेप जो पकड़ ली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम मारूफ इंसानी खिदमतगार सारिम बर्नी को अमरीका से कराची वापसी पर हिरासत में ले लिया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। मारूफ समाजी कारकुन पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम, FIA ने सारिम बर्नी को गिरफ्तार कर लिया। FIA जराये के मुताबिक सारिम बर्नी पर 25 से जायद बच्चों को गैर कानूनी तौर पर अमरीका भेजने का इल्जाम है। अमरीकी इदारे की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। सारिम बर्नी और उनके ट्रस्ट ने बच्चों को मुख्तलिफ औकात में स्मगल किया। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। सारिम बर्नी के भाई ने कहा कि उनके भाई बेकसूर हैं, उन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। हमें तो खुद हैरत हुई है कि ऐसे शख्स पे जो मच्छर भी ना मारता हो, जो किसी भी ठिये पे बैठ के खाना खा लेता हो, जो बहन भाई उनकी औलादों के लिए दुख दर्द रखता हो, जो माँ का हम सब बहन भाइयों में जो सबसे फर्मा बरदार औलाद है, कोई ऐसा जो इल्जामात जिसने भी जो लगाए हैं वो हमें पता है कि हमारा भाई बेकसूर है। सारिम बर्नी की अहलिया का कहना है कि जो इल्जामात लगाए गए उन पर हैरानी है। कानूनी टीम काम कर रही है, कुछ बोलूंगी तो मुल्क की बदनामी होगी। ज़ाहिर अब लीगली उस चीज़ को वो हैंडल करेंगे जो भी सूरत हाल है, क्योंकि जो मैंने इल्जामात अभी देखे हैं मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि किस किस्म के घटिया इल्जामात हैं। तो ये अब लीगल केस है, लीगल ही तरीके से ये हैंडल होगा। आलिया सारिम का कहना था कि ये उनके शौहर के खिलाफ साजिश है। सारिम 3 साल से शेल्टर होम चला रहे हैं। बात करें इसराइली बरबरीत की। गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी और ज़मीनी फौज की आर्टिलरी से शेलिंग। मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। वसी और जुनूबी गजा में इसराइली बमबारी में बच्चे और ख़वातीन निशाना बने हैं। 7 अक्टूबर से इसराइली जिंदानों में कैद फ़लस्तीनियों की हो गई है। कतर ने कहा है कि उससे गजा जंगबंदी मुआहदे की तजवीज़ पर इसराइल के वाज़ेह जवाब का इंतज़ार है।
गजा पर इसराइली बमबारी, हलाकत खेज जमीनी कार्रवाइयाँ, बरीजी कैंप पर हमले में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती और जनूबी गजा में इसराइली बमबारी में बच्चे और खवातीन निशाना बने। रफा में भी हलाकतें हुई। सेहूनी फौज देर अल बलाह की जानिब पेशकदमी करने लगी, जहाँ आर्टिलरी और जंगी तैयारों से बमबारी जारी है। मिलिट्री फोर्सेज के जमीनी दस्तों के हाथों 8 फलस्तीनी मगाजी कैंप में शहीद हुए। 7 अक्टूबर से इसराइली जिंदानों में कैद फलस्तीनियों की तादाद 9025 हो गई। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। कतर ने कहा है कि उसे गजा जंगबंदी मुआहदे की तजवीज़ पर इसराइल के वाज़े जवाब का इंतजार है। कतरी वज़ारत खारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडन के पेश करदा गजा सीज फायर प्लान पर इसराइल या हमास से कोई पुख्ता मुआहदा नहीं हुआ। हमास चाहता है कि इसराइल मुकम्मल जंगबंदी करे और गजा से अपनी तमाम फौजें निकाले। उधर नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के बाद कोलंबिया और स्लोवेनिया ने भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। स्लोवेनिया की 90 रुकनी पार्लियामेंट के 52 अरकान ने बिल की हिमायत की। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने मनसब से मुस्ताफ़ी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने लोकसभा तहलील करने के लिए सिफारशी खत पेश कर दिया है। नरेंद्र मोदी 8 जून को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 24 जमाती इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर 291 नशिस्तें जीत ली हैं और हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस ने अपने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर 234 नशिस्तें जीती हैं। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समंदरी मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। मुश्तरका इंसदाद मंशियात ऑपरेशन में PMSS सोब ने शुमाली बहर अरब में बड़ी मिकदार मंशियात जब्त की है। जब्त की जाने वाली मंशियात की बैन अवी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर से। गुज़श्ता 10 दिनों में पाक बहरिया की मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। मुल्क भर के 66 अजला में ज़ैली इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 32, सिंध के 16, बलूचिस्तान के 20, पंजाब के 6 अजला और इस्लामाबाद समेत अफगान पनागुज़ीन कैंप्स और अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल यूसीज़ में ये मुहिम चलाई जाएगी। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वालिदैन अपने बच्चों को मूजी मरज़ से बचाने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि माहौल में मौजूद पोलियो वायरस बच्चों के लिए खतरा है। 9 जून तक जारी मुहिम के दौरान वालिदैन यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम न रहे। कश्मीर सुप्रीम लीग का लॉन्चिंग इवेंट इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन कश्मीर सुपर लीग का बड़ा ब्रांड बनाने का आज़म। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद आलिजा खान से, जिन्होंने चेयरमैन कश्मीर सुपर लीग मसूद अहमद खान से ख़ुसूसी गुफ्तगू की है। जी मोहम्मद आलिजा, आगाह कीजिएगा। हमारे साथ चेयरमैन कश्मीर सुप्रीम लीग मौजूद है। सर, बेहतरीन इनिशिएटिव है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बताइएगा विजन क्या है, मिशन क्या है, कश्मीरी नौजवान इस लीग से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? विजन इसका जो है कश्मीर की क्रिकेट को प्रमोट करना और कश्मीर के टैलेंट को सामने लाना। मिशन हमारा इसमें यह है कि हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, वहाँ अकेडमीज़ का क्याम करेंगे ताकि क्रिकेटर्स को अपने टैलेंट को प्रमोट करने के लिए मददगार साबित हो सके। लेकिन शफाफियत उसकी ऐसी है कि हमने कोई वहाँ पे लोकल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन को हमने नहीं किया इन्वॉल्व, क्योंकि उनकी सियासत होती है। ये टोटली मईन खान की सरपरस्ती में एक कमेटी बनेगी जो टैलेंट हंट करेगी और उससे जो नेचुरल टैलेंट सामने होगा उसको सामने लेके आएंगे। कब लॉन्च होगा ताकि ज़रा नौजवान तैयार हो जाएं, उनकी ज़रा बेचैनी कम हो? कब लॉन्चिंग इवेंट होगा, कहाँ पे होगा? इंशाल्लाह लॉन्चिंग इवेंट इस्लामाबाद में होगा और ईद के फ़ौरन बाद होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।